हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब चलो आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज के हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बैंकिंग। और बैंकिंग के अंदर हम लोगों ने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक को समझा। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ये समझा कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स इस इकोनॉमी के अंदर मनी को क्रिएट करते हैं या मैं कहूं कि क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया। आज हम एक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला मैंने, विच मीन्स कि इसका जो क्वेश्चन है वो 100% आना ही आना है। मतलब तुम ये कह दो कि ये एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए लीक कर दिया है कि बच्चों इसका क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है हमारे लिए। तो बिल्कुल भी आपको इस टॉपिक को मिस नहीं करना है। फटाफट से जाओ, अपना रजिस्टर और पेन उठा के लेकर आओ, ताकि तुम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखती हूँ उसको तुम नोट डाउन कर सको और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा सकूं। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। मींस कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है आखिरकार वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हम लोग तो आज पढ़ने वाले हैं द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच मीन्स कि हम लोग जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो इंडिया के सेंट्रल बैंक के लिए हम पढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो ये रहेगा कि हम अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको सेंट्रल बैंक के बारे में बता देती हूँ। फंक्शंस को पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। बच्चे, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के लिए एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब होता है द सुप्रीम अथॉरिटी विच कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स। जो ये चार तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा सेंट्रल बैंक? वो कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। किस चीज को? द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री। यानी कि किसी भी कंट्री का जो बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करने का जो काम होता है वो उस सुप्रीम अथॉरिटी के पास होता है, जिसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। और फिलहाल हमारे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास। अब मैम आपने ये बात हमें क्यों बताई कि एस्टैब्लिश कब हुआ, गवर्नर का नाम क्या है? बच्चे, आप लोगों को ना प्रैक्टिकल्स भी देने हैं ना, इकोनॉमिक्स का भी तो प्रैक्टिकल आपको देना है। और हो सकता है कि आपका जो टॉपिक हो वो बैंकिंग हो। तो अगर आपका बैंकिंग टॉपिक हुआ और आपने सेंट्रल बैंक के ऊपर अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया, तो ऐसे में जो वाइवा होता है तो उसके अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाई बताओ आरबीआई का गवर्नर कौन है, इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ना पूछ लिए जाते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। और इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो हमारे पास गवर्नर है उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। ठीक है जी। तो अब हम पढ़ते हैं कि आखिरकार हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमारे पास जो ये फंक्शन है उसे तो मैं कहूंगी C3B²। ये इसके हमारे फंक्शंस है, C3B²। कैसे भाई? पहला फंक्शन है करेंसी इशू, विच मींस कि सेंट्रल बैंक के पास ये सोल अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री के लिए करेंसी को प्रिंट करना। दूसरा C है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दूसरा हमारे पास सी है यहाँ पे कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला, ट्रस्टी, कि हमारे यहाँ पे जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज आती है उसका जो रिजर्व मेंटेन किया जाता है वो आरबीआई के पास मेंटेन किया जाता है। उसके बाद तीसरा सी है द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी सप्लाई है, और अब तुम मनी सप्लाई को बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं जानते हो तो इस यूनिट की जो पार्ट 2 की वीडियो है वो जाके देख लेना, तुम्हें पूरा मनी सप्लाई समझ आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी कंट्री का जो मनी सप्लाई है या फिर जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करने का काम होता है हमारे आरबीआई का ही। तो हमारी कंट्री के अंदर हमारी मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ये तो हो गया C3। अब B² कैसे है बच्चे? पहला भी है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि
जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए बैंक की तरह काम करता है, यानी कि जो काम हमारे लिए कमर्शियल बैंक करता है वही सारे काम आरबीआई अपनी गवर्नमेंट के लिए करता है। उसी तरीके से ये हमारे सभी कमर्शियल बैंक का दोस्त भी है, ये उनका सुपरवाइजर भी है, यानी कि जब उन्हें एक दोस्त की जरूरत पड़ती है तो भी वो आरबीआई के पास ही आते हैं, और जब उन्हें डंडे खाने की जरूरत पड़ती है तो भी हमारा आरबीआई उनके पास जाता है। ठीक है, सो ये हमारे सभी कमर्शियल बैंक का बैंक भी है और सुपरवाइजर भी है। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं इन डिटेल। पहला फंक्शन क्या है? करेंसी इशू। दूसरा, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। फोर्थ है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और फिफ्थ है हमारे पास कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सो वन बाय वन हम इन डिटेल अब इन फंक्शंस को पढ़ते हैं, और बच्चे प्लीज जो मेन पॉइंट्स उसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू, या जिसे हम करेंसी इशू भी कहते हैं। ये फंक्शन ये बताता है कि हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास ये सोल अथॉरिटी है, और यू कैन से द मोनोपोली है कि वो पेपर करेंसी को इशू कर सकते हैं। अब इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये मेरे पास अलग अलग डिनोमिनेशन की पेपर करेंसी है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले मेरे हाथ में 10 रुपए का नोट है, अगर आप इस 10 रुपए के नोट को देखें तो इसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है वो हमारे आरबीआई के गवर्नर का होता है। और अगर आप ये लाइन देखें, और अगर आपको एक सिल्वर लाइन जो दिखाई देती है, ये आप देख सकते हो, ये जो आपको सिल्वर लाइन दिखाई देती है इसके ऊपर भी लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा डिनोमिनेशन का नोट है वो है 20 रुपीज का नोट, और इसके ऊपर भी मैं देख रही हूँ कि हमारे गवर्नर के ही सिग्नेचर हैं, और इसके ऊपर भी जो लाइन है उसके ऊपर आरबीआई लिखा हुआ है, यू कैन सी, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है 50 रुपीज का नोट, और इसके ऊपर भी मैं देख रही हूँ कि आरबीआई के गवर्नर के ही सिग्नेचर हैं, प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक सिल्वर कलर की लाइन है जिसके ऊपर आरबीआई लिखा हुआ है। फिर मेरे पास घर में 100 रुपीज का नोट नहीं मिला मुझे कहीं भी, मैंने बहुत ढूंढा, और ये भी मैं बहुत अलग अलग लोगों से कलेक्ट करके लेकर आई हूँ, क्योंकि भाई अपने पास तो पैसा है ही नहीं, है ना, तो मैं ढूंढ ढूंढ के लेकर आई हूँ और मुझे ये नोट मिले हैं। तो 100 रुपए का नोट मेरे पास नहीं था, आप अपने घर में 100 रुपए का नोट देख लीजिएगा, उसके ऊपर भी गवर्नर के सिग्नेचर होंगे और उसके ऊपर भी लिखा होगा आरबीआई। और ये मेरे पास 200 रुपए का नोट है, इसके ऊपर भी गवर्नर के ही सिग्नेचर है और इसके ऊपर भी आरबीआई लिखा हुआ है। और ये हमारा महंगे वाला नोट 500 रुपए का नोट, इसके ऊपर भी गवर्नर के सिग्नेचर हैं और हमारे पास यहाँ पर भी आरबीआई लिखा हुआ है। सो बच्चे, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर ये पेपर करेंसी शो करी है, इन सभी के ऊपर हमारे गवर्नर के सिग्नेचर हैं, और इसे इशू करने वाला कौन है? आरबीआई। बट करेंसी नोट की अगर मैं बात करूं तो 1 रुपए का नोट जो होता है, और 1 रुपए का नोट भी मिलना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए मेरे पास वो 1 रुपए का नोट भी नहीं था। तो अगर आपके घर में 1 रुपए का नोट है तो उसे आप जरूर देखिएगा कि उसके ऊपर क्या आरबीआई के सिग्नेचर हैं, क्या उसको इशू करने के पीछे आरबीआई का हाथ है। सो बच्चे, मैं तो आपको यहाँ पे ये बात बता ही देती हूँ कि जो हमारा 1 रुपए का नोट होता है उसे हमारा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक इशू नहीं करता है। आरबीआई के पास अथॉरिटी है पेपर करेंसी को प्रिंट करने की, एक्सेप्ट 1 रुपए नोट। तो ये 1 रुपए नोट अब कौन इशू करता है? 1 रुपए को इशू करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। 1 रुपए के साथ साथ हमारे पास करेंसी एक और रूप में देखने को मिलती है। कौन से रूप में? कॉइन्स के रूप में। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और चिल्लर इकट्ठी करी, यहाँ पर मैंने बहुत लोगों के आगे मिन्नतें करी तब जाके मुझे ये पैसे मिले। तो ये जो मेरे पास ये एक 1 रुपए का कॉइन है, आप इसे देख सकते हो कि इसके ऊपर हमारा जो नेशनल एम्बलम है, आपको वो उसकी पिक्चर यहाँ पर दिख रही है। तो बेसिकली ये शो करती है कि इसको इशू करने के पीछे हमारे आरबीआई का हाथ नहीं है, इसे इशू करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यू कैन से द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसी तरीके से मैंने जब 2 रुपए के कॉइन को देखा तो मुझे उसके ऊपर भी यही सेम चीज दिखी। फिर उसके बाद मैंने जब 5 रुपए कॉइन देखा तो 5 रुपए के कॉइन के ऊपर भी मुझे यही देखने को मिला। इवन मुझे 10 रुपए का जो मेरे पास कॉइन था, मुझे उसके ऊपर भी यही देखने को मिल रहा है। और बड़ी मुश्किल से मैं 20 रुपए का सिक्का ढूंढ के लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 20 रुपए का सिक्का मिलना। और उस पर भी मैंने देखा कि यहाँ पर भी नेशनल एम्बलम है और लिखा है भारत। ठीक है बच्चे, सो ये बताता है कि जितने भी आपके पास कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को इशू करने की जो अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे आरबीआई के पास अथॉरिटी है टू प्रिंट द पेपर करेंसी बट एक्सेप्ट 1 रुपए नोट एंड द कॉइन्स। क्यों? क्योंकि 1 रुपए नोट और कॉइन्स को इशू करने के पीछे किसका हाथ है?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। अब इसमें मैं आपको एक और जनरल नॉलेज की बात बताना चाहूंगी जो हो सकता है आपसे वाइवा में पूछ ली जाए कि आपकी कंट्री का एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, निर्मला सीतारमन, वो इस टाइम पे हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर है। एज पर 2024 वो हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो ये तो हमें पता चल गया कि इनके पास सोल अथॉरिटी है। और यहाँ पर दूसरा काम क्या है हमारे आरबीआई का, विड्रॉल एंड पुटिंग द करेंसी इनटू द सर्कुलेशन। मींस इकोनॉमी के अंदर करेंसी को विड्रॉ करना प्लस उस करेंसी को सर्कुलेशन में डालने का काम भी किसके हाथों में है, हमारी आरबीआई के पास है। बट एक बात हमारे दिमाग में आती है कि मैम अगर इनके पास सोल अथॉरिटी है, इनके पास इतनी बड़ी पावर है, सुप्रीम पावर है कि ये लोग करेंसी को प्रिंट कर सकते हैं, तो हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनफ अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर दे और सभी लोगों में बांट दे, ताकि कोई भी यहाँ पर गरीब ना हो, हर कोई अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या आरबीआई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर सकता हो? बेटा अगर ऐसा होता तो बात ही क्या थी। बट पता है, कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो यहाँ पर किसी के हाथों में इतनी पावर दे देना भी बहुत गलत है। ठीक है, तो करेंसी को प्रिंट करने की अथॉरिटी तो है आरबीआई के पास, बट यहाँ पर हमारे आरबीआई के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को प्रिंट कर सकता हो। ऐसा क्यों मैम? बच्चे इसके पीछे भी एक बात है। उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि फिर से अगर आपकी जेब में कोई भी करेंसी नोट है तो उसको निकालिए, जहां पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है, जरा उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगी। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जो भी आपके पास डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी होगी वही यहाँ पर लिखा होगा कि मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जो भी आपके पास डिनोमिनेशन होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 500 रुपीज, और इसके नीचे सिग्नेचर करता है हमारा गवर्नर। अब इसका क्या मतलब है? जब भी कोई करेंसी सर्कुलेशन में आती है, जब भी कोई करेंसी प्रिंट की जाती है, तो वो आरबीआई की एक मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसने यहाँ पर वादा किया है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मतलब कि ये जितने की भी करेंसी प्रिंट कर रहे होते हैं उतने के ही एसेट्स इनको यहाँ पर रखवाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास ये तो अथॉरिटी है कि ये करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, बट अनलिमिटेड करेंसी नहीं प्रिंट कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑल द करेंसी इशूड बाय द आरबीआई इट्स मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी करेंसी प्रिंट की जाती है वो हमारी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और किसकी? हमारे गवर्नर की। क्यों? क्योंकि वही साइन करता है अपनी लाइबिलिटी के ऊपर। तो यहां पर बोला गया दैट द सेंट्रल बैंक ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट्स। तो जितने की भी आप यहां पर करेंसी प्रिंट करते हो, आपको उतने के ही एसेट्स शो करने पड़ते हैं, आपको उतने के ही एसेट्स क्या करने पड़ते हैं? बैक करने पड़ते हैं। और वो एसेट्स किसकी फॉर्म में हो सकते हैं? गोल्ड की फॉर्म में हो सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो सकते हैं। तो आपने जितने की भी करेंसी प्रिंट करी होगी उतने के ही आपको एसेट क्या करने पड़ेंगे? बैक करने पड़ेंगे। तो अब समझ में आई बात कि क्यों आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। आई थिंक अब जाके आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब ये आप इस तरीके से समझो कि अगर एक जनरल पब्लिक को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई में नहीं जाता। आप खुद सोचो ना यार, डेली लाइफ से सोचो कि जब तुम्हें लोन चाहिए, तुम्हें पैसा जमा कराना है, तुम्हें पैसा विड्रॉ करना है बैंक से, तो क्या तुम आरबीआई के पास जाते हो? क्या नहीं। तुम कहाँ जाते हो? तुम अपने कमर्शियल बैंक के पास जाते हो। तुम उन बैंक्स में जाते हो जहां पर तुमने अकाउंट खुलवा रखे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। बट अगर हमारी गवर्नमेंट को यही चीज चाहिए हो, हमारी गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, यार गवर्नमेंट पब्लिक के लिए इतना सारा काम कर रही है, तो कभी ना कभी तो उस बेचारे के साथ भी तो कुछ बुरा होता होगा ना। उनको भी तो कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती होगी, उनको भी तो कोई चाहिए होता होगा ना कि यार उनको कोई एडवाइस करे आके। तो यहाँ पर जो सारे काम एक कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के लिए करते हैं, वही सारे काम एक सेंट्रल बैंक करता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर वर्क करता है इन 3 फॉर्म्स के अंदर। तो ये काम करते हैं एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक डेट्स लेती है। भाई जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो अलग अलग फॉर्म्स में गवर्नमेंट भी पब्लिक डेट लेती है। तो उन पब्लिक डेट को मैनेज करने का काम किसका है? हमारे सेंट्रल बैंक का है। यानी कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक है वो एक लिंक क्रिएट कर रही है बिटवीन द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, उनके पब्लिक डेट को मैनेज करके।
दूसरा काम क्या है, वो एज अ बैंकर भी उनके लिए काम करेंगे। 3 फॉर्म्स में क्या क्या करेंगे उसके लिए, वो मेंटेन करते हैं उनके कैश बैलेंसेस इन करंट अकाउंट। मींस की जो एक गवर्नमेंट है वो अपना करंट अकाउंट आरबीआई में जाकर खुलवा सकती है, यानी कि सेंट्रल बैंक में जाकर खुलवा सकती है। वो एक्सेप्ट करते हैं रिसीट्स और पेमेंट करते हैं उनके बिहाफ पर, या और भी जितने बैंकिंग ऑपरेशंस हो सकते हैं वो सारे ऑपरेशन एक सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। उसके अलावा अगर कभी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाएं और उनकी रिसीट्स कम हो जाए तो ऐसे में उन्हें शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी हमारा सेंट्रल बैंक ही प्रोवाइड करता है। तो यानी कि एज अ बैंकर वो 3 काम कर रहा है, क्या, उनके कैश के बैलेंसेस को मेंटेन कर रहा है, उनके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और बदले में उनके लिए पेमेंट्स भी कर रहा है, प्लस वो उनको कभी कभी शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी दे देता है। उसके अलावा अगर कभी भी हमारी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए अपने इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर, मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर, तो वो उनको एडवाइस भी करता है, क्योंकि आरबीआई के अंदर यार अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एक सेंट्रल बैंक 3 तरीके से काम करता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। एज एन एजेंट, जहां पे वो पब्लिक डेट को मैनेज करता है, एज अ बैंकर जहां पे वो उनकी रिसीट को एक्सेप्ट करेगा, उनके लिए पेमेंट्स करेगा, उनके कैश बैलेंस को मेंटेन करेगा और उन्हें क्रेडिट अलाउड करेगा। साथ साथ वो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर भी काम करता है उनके लिए, कि कभी भी अगर उनको फाइनेंशियल, मॉनेटरी या इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर अगर कोई एडवाइस चाहिए तो वो भी उनको देगा। तो ये थे हमारे पहले 2 फंक्शंस जो हमने सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़े। अब हम इसके आगे के 2 फंक्शंस की तरफ चलते हैं। बढ़ते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ। हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए एक बैंक का काम करता है, बट हमारा ये सेंट्रल बैंक कैसे हमारे कमर्शियल बैंक्स के लिए एक दोस्त का काम भी करता है, एज वेल एज उनके लिए एक सुपरवाइजर, यानी कि उनके लिए एक ऐसा पर्सन जो उनके ऊपर डंडा लेके खड़ा हुआ है कि अगर तुमने गलती करी तो मैं तुम्हारे ऊपर हूं, तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल एज अ पेरेंट वर्क करता है, जैसे कि हमारे पेरेंट भी कभी हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह काम करते हैं, कभी हमारे लिए एक फिलोसोफर की तरह काम करते हैं, तो कभी हमारे लिए एक सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से एक सेंट्रल बैंक भी अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए ये सारे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो एज अ बैंकर जो एक सेंट्रल बैंक है वो अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए 3 फॉर्म्स में वर्क करता है। सबसे पहले देखो, जब हमारे पास हमारी कोई कीमती चीज होती है ना, तो हमें लगता है कि यार वो कीमती चीज ना हम अपने पेरेंट्स के पास ही रखें, कहीं हमसे खो ना जाए, तो हम उनके पास ही रखते हैं। और हमारे पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपने बच्चों की जो कीमती चीजें हैं, जैसे कि अगर उन्होंने हमारे लिए कोई गोल्ड चेन बनवाई, तो वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि वो गोल्ड चेन कहीं खो ना जाए, तो उसे वो अपनी कस्टडी में रखते हैं, वो हमें रखने के लिए नहीं देते अपने पास। उसी तरीके से जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है, हम बाहर से अरेंजमेंट कर रहे हैं कि यार पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो जब हमें पैसा नहीं मिलता तो अंत में हम अपने मम्मी पापा के पास ही आते हैं कि प्लीज अब हमें कहीं और से पैसा तो नहीं मिल रहा, आप ही दे दो। और उसके अलावा पता है क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि भाइयों में लड़ाई हो जाती है प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर, तो आप मुझे बताओ उस मामले को भी कौन सुलटाता है? हमारे पेरेंट्स ही ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी जब एज अ बैंकर वर्क करता है ना अपने कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो इन्हीं 3 फॉर्म्स में वर्क करता है, जिसमें पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। अब कस्टोडियन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। कस्टोडियन का मतलब होता है रखवाला। रखवाला मींस ट्रस्टी, कि आपके जितने भी कैश रिजर्व्स है, अब याद करो जब मैंने LRR का कॉन्सेप्ट बताया था, लीगल रिजर्व रेशो, कि हर कमर्शियल बैंक के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उनके पास जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं उनको अपनी उन डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज एज अ रिजर्व रखना होता है। और वो 2 तरीके के रिजर्व होते हैं, एक होता है हमारा CRR कैश रिजर्व रेशो, एक होता है हमारा SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो जो SLR है वो तो हम अपने पास ही रखते हैं, यानी कि हमारे LRR का एक छोटा सा परसेंटेज जो हम अपने पास रखते हैं, बट वहीं पर जो CRR होता है वो हमें रखवाना पड़ता है अपने सेंट्रल बैंक के पास। तो पैसा तो हमारा ही है, वो उन्होंने अपने पास अपनी कस्टडी में संभाल कर रखा हुआ है। तो इसी तरीके से वो यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि जो आपने CRR हमारे पास रखवा रखा है ना एज अ रिजर्व, उसको अपनी कस्टडी में हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, पैसा आप ही का है, बस हमने उसको संभाला हुआ है, ठीक है। दूसरा काम वो क्या करते हैं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ पर इसको 2 चीजों से एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, डूबते को तिनके का सहारा, और दूसरा, अपने तो भाई अपने ही होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जब हमारे कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, यानी
यानी कि जब हमारा कमर्शियल बैंक नहीं फंड रेज कर पा रहा है किसी भी अदर सोर्सेज से, तो वो मुंह लटकाकर अपने सेंट्रल बैंक यानी कि भाई अपने पिताजी के पास आते हैं कि हमें कहीं से पैसा नहीं मिला, अब आप ही हमें दे दो, आप ही हमारे लिए वो सहारा हो, आप ही हमारे लिए वो तिनके का सहारा हो जो हमारी नैया पार लगा सकते हो, और आप ही हो हमारे अपने जो यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो। तो कमर्शियल के बैंक्स के पास जो भी बिल्स वगैरह होते हैं वो उनको डिस्काउंट करा सकते हैं और बदले में सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। लास्ट, क्लियरिंग हाउस। अब ये क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सभी के अकाउंट सेंट्रल बैंक में खुले हुए होते हैं जिसके अंदर वो अपने अपने जो रिजर्व्स है उनको डिपॉजिट करते हैं। अब आप ये देखो ना कि सपोज करो कि मेरे पास एक चेक है पीएनबी बैंक का, ठीक है, बट मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई में है, तो क्या मुझे पीएनबी में बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा ताकि मुझे पैसा मिल सके? नहीं ना, मैं अपने उस एसबीआई के अकाउंट के थ्रू ही इस ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक अलाउड करता है द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, कि ये जो बैंक्स हैं आपस में इनके बीच के जो भी क्लेम्स हैं उन क्लेम्स के सेटलमेंट में सेंट्रल बैंक मदद करता है। कैसे? कभी किसी के अकाउंट को डेबिट करता है तो कभी किसी के अकाउंट को क्रेडिट करता है। अब मैम ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो तो डेबिट क्रेडिट को बहुत अच्छे से जानते हैं, और जितने भी ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, बच्चे चिंता मत करिए, मैं आपको बताती हूँ कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। डेबिट क्रेडिट हमारे अकाउंटेंसी के कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, यानी कि जितने भी ये ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए हम ये डेबिट क्रेडिट कुछ टर्म्स यूज करते हैं। आप बस इतना समझ लो कि आपके पास पैसा आता है तो आप उस चीज को प्लस लिखते हो, आपके पास पैसा जाता है तो आप उस चीज को माइनस लिखते हो, बस उसी के प्लेस पे हम लोग अपने अकाउंट्स में यूज करते हैं डेबिट और क्रेडिट, बट उसके कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि डेबिट क्रेडिट की हेल्प से आपस में इनके जो क्लेम्स है उसको सेटल किया जाता है। अब ये तो थे 3 फंक्शन एज अ बैंकर्स बैंक, कि एज अ बैंकर्स बैंक वो क्या करते हैं, उनके लिए कस्टोडियन है उनके कैश रिजर्व्स का, यानी कि उनके कैश रिजर्व को संभाल के रखते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब आपको कहीं से पैसा ना मिले तो अंत में हम ही आपके अपने आप हमसे आके पैसा ले सकते हो। तीसरा है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, यानी कि अलग अलग बैंक्स के जो ट्रांजेक्शंस हैं उसको सेटल किया जा सकता है। अब एज अ सुपरवाइजर ये क्या करता है? यहाँ तो ये तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारी मदद कर रहा था, अब यहाँ पर ये डंडा लेके खड़ा है कि अगर तुमने गलती करी परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ चीजों के लिए मुझसे। कैसे? तो एज अ सुपरवाइजर ये रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। तो रेगुलेशन के लिए कहता है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस मैं दूंगा, ब्रांच का एक्सपेंशन करना है तो वो मेरी परमिशन से होगी, ब्रांच बंद करनी है मेरी परमिशन से होगा, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्ज होना चाहता है यानी कि एक होना चाहते हैं तो ये भी मेरी परमिशन से होगा। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उसके लिए एक कमर्शियल बैंक को अपने सेंट्रल बैंक से पूछना पड़ता है। कंट्रोल करने के लिए वो पीरियोडिक इंस्पेक्शंस करते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम आपके अकाउंट्स को चेक किया जा सकता है, और आपने रिटर्न्स फाइल की है या नहीं की है ये भी आपका सेंट्रल बैंक चेक करता है। तो ये था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर की एक सेंट्रल बैंक किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर्स बैंक भी है, यानी कि उनके लिए फ्रेंड भी है, प्लस उनके लिए सुपरवाइजर भी है। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो यहाँ तो कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व की रखवाली की जा रही है, बट हमारे पास कुछ फॉरेन करेंसी भी होती है तो उसको भी हमें संभाल कर इस्तेमाल करना है और उसको भी हमें संभाल कर रखना है। तो इसीलिए उसको संभाल कर रखने का काम भी किसका है? हमारे आरबीआई का है। क्यों? क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स के हाथों में हमने ये काम दे दिया तो हो सकता है कि वो उस फॉरेन करेंसी को मिसयूज कर जाएं। तो इसलिए जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर उसको रूट किया जाता है थ्रू आरबीआई, यानी कि आपको जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो आरबीआई में सबमिट करनी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम एक्सटर्नल वैल्यू जो हमारी करेंसी को उसको स्टेबलाइज कर सके। मतलब हमारी करेंसी की एक वैल्यू होती है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि $1 की कीमत 75 रुपए के बराबर है तो ये उसकी एक्सटर्नल वैल्यू है। तो ये जो एक्सटर्नल वैल्यू है ना ये बढ़ती घटती रहती है, तो इसको स्टेबलाइज करने का काम भी किसका है? हमारा आरबीआई का है। तीसरा, बेसिकली ये ध्यान रखते हैं कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस को कंट्रोल किया जाए, यानी कि अननेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल ना हो। क्यों? क्योंकि हमें इंपोर्ट्स के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो अगर एक ही के थ्रू, एक ही के हाथों से अगर ये काम किया जाएगा तो सही रहेगा। तो इसलिए इस चीज की जिम्मेदारी भी किसके हाथों में दी गई? आरबीआई के हाथों में। तो बच्चों मैंने अभी आपको फिलहाल 4 फंक्शन पढ़ा है। कौन कौन से? कि करेंसी प्रिंट करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है वो हमारे आरबीआई के पास है। पर कौन सी करेंसी? पेपर करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स, क्योंकि वो कौन प्रिंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
उसके अलावा दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि एक सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करता है, यानी कि वो उसके लिए सब कुछ करेगा, उसके लिए एजेंट का काम भी करेगा, वो उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनेगा, वो उसके लिए बैंक भी बनेगा। तीसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि वो हमारे सेंट्रल बैंक के लिए भी बैंक है, यानी उनके लिए भी वो एक बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कस्टोडियन बनके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनके और क्लियरिंग हाउस फंक्शन अलाउड करके, प्लस वो उनके लिए एक सुपरवाइजर भी है। फोर्थ फंक्शन में हमने ये पढ़ा कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज को भी संभाल कर रखते हैं। तो बच्चे आज हम ये सिर्फ 4 ही फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। हमारा जो 5th फंक्शन है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी फिलहाल आपको ये 4 फंक्शन अच्छे से पढ़ने हैं, एक बार बुक में से जरूर रीड करना है। 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां पर आपको कहा जाएगा कि यही वाला फंक्शन एक्सप्लेन करना है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर एक्सप्लेन करना है। तो 6 नंबर में 2 फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं और वो कोई सा भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है बच्चे। सो बच्चों, ये जो हमारा लास्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, अब यहाँ पर ये बताया गया कि किस तरीके से एक सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कि जब हमारे कमर्शियल बैंक्स के थ्रू बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन किया जा रहा होता है तो उसको किस तरीके से आरबीआई या हमारा सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर जो क्रेडिट क्रिएट होता है इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है बच्चे? जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को क्रिएट करेंगे उसका सीधा सा मतलब इतना है कि लोगों के हाथ में उतना ही पैसा जा रहा है टू स्पेंड, यानी कि पूरी इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो जितना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा होगा उतनी उन लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, अगर आज हमारी इनकम 50,000 रुपए है तो हम अपने खर्चों को उस 50,000 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बट अगर वही इनकम कल को हमारी बढ़कर 70,000, 80,000 या 1 लाख हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आपके खर्चे उतने ही रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके कुछ खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन स्पेंडिंग। तो जब यहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ती है, स्पेंडिंग का सीधा सा मतलब है कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर रिलेट करता है डिमांड से, और मार्केट में जब भी डिमांड बढ़ती है तो वो प्राइस को बढ़ाती है और प्राइस को बढ़ना रिलेट करता है इन्फ्लेशन को। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट इंक्रीज होता है या मैं कहूं मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो वो इन्फ्लेशन को अराइज करता है। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक को इंटरवेन करना पड़ता है टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम उन्हीं मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई इकोनॉमी के अंदर उस क्रेडिट को या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब इस क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए हमारे आरबीआई के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव मेजर्स अप्लाई करे या क्वालिटेटिव मेजर्स अप्लाई करे। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं। अब सपोज करो कि आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारा बच्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा खर्चे आजकल कर रहा है, जब देखो वो हमसे पैसों की डिमांड करता रहता है, कभी उसे कुछ चाहिए तो कभी कुछ चाहिए, अलग अलग चीजों के लिए वो हमेशा हमसे पैसे मांगता रहता है। तो ऐसे में अब पेरेंट्स के सामने 2 रास्ते हैं भाई, या तो वो उसकी पॉकेट मनी को कर दे कम। अगर वो पहले उसे 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दे रहे थे तो अब उन्होंने वही डिक्रीज करके उसके 600 पर मंथ के हिसाब से कर दिए। सीधा सीधा आप पे फर्क पड़ा कि पहले आपको खर्च करने के लिए 1,000 रुपए मिल रहे थे, अब वही आपको खर्च करने के लिए सिर्फ 600 रुपए मिल रहे हैं। तो एक तो ये तरीका है, डायरेक्टली आपको मॉनेटरी टर्म्स में ये चीज पता चल रही है कि आपके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा खर्च करने के लिए तो आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज नहीं होंगे, तो हो गया कंट्रोल। दूसरा क्या तरीका है कि देखो हम आपके साथ कुछ भी नहीं कर रहे, हम आपकी पॉकेट मनी कम नहीं कर रहे हैं, आप जो कह रहे हो हम वैसे ही आपको करने के लिए दे रहे हैं, बट हम आपको ये बात समझा रहे हैं सारे कि देखो बच्चे महंगाई बढ़ रही है, अब बढ़ती हुई महंगाई में अगर तुम खर्चे ज्यादा करोगे तो हम कैसे घर चलाएंगे। तो ऐसे में हमने सिर्फ आपको ये समझा दिया है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि देखो ऐसा मत करो। तो यहाँ पर ऐसे में भी तो आप समझ सकते हो ना, तो कह सकते हो कि एक डांट है तो एक प्यार है। तो बस यही 2 मेजर्स है हमारे सेंट्रल बैंक के भी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स से। तो टोटल नंबर ऑफ मेजर्स जो है हमारे पास क्वांटिटेटिव के अंदर वो है 6, जिसको मैंने कन्वर्ट किया है 4 में। तो क्या क्या नाम है उन 6 मेजर्स के? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, CRR यानी कि वही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है बच्चे। सो पहला हमारा जो मेजर है अंडर द क्वांटिटेटिव मेजर वो है बैंक रेट या मैं कहूं रेपो रेट। तो सबसे पहले तो जरा समझते हैं कि ये होते क्या हैं।
बच्चे बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जब एक कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेता है, भाई हमने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में ही पढ़ा कि सेंट्रल बैंक रोल प्ले करता है एज अ बैंकर्स बैंक, जहां पर वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ऐसे में जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं अपने सेंट्रल बैंक के पास और वो मांगते हैं उससे पैसा। अब ये पैसा वो अपने दो नीड्स के लिए मांग सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बस यही है हमारे बैंक रेट और रेपो रेट कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक को पैसे उधार देता है उसकी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, उसे बैंक रेट कहा जाता है। क्या बोला मैंने कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देता है लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। बट वहीं पर अगर वही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, यानी कि कम समय के लिए अगर पैसा उधार दिया जा रहा है, तो वो है रेपो रेट। सिंपल सी बात कि रेपो रेट हो चाहे बैंक रेट हो, सेंट्रल बैंक दे रहा है पैसे कमर्शियल बैंक को, अगर लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा है तो बैंक रेट है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है तो रेपो रेट है। बात समझ आ गई, मीनिंग क्लियर? ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। अब क्योंकि अगर हमारे बैंक को क्रेडिट कंट्रोल करना है तो ऐसे में सेंट्रल बैंक को इंक्रीज करना पड़ता है बैंक रेट या फिर इंक्रीज करना पड़ता है रेपो रेट, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा। तो जब बैंक रेट बढ़ेगा, अब सपोज करो कि पहले कमर्शियल बैंक को 10% के रेट पे लोन मिल रहा था सेंट्रल बैंक से, बट वहीं पे अब कमर्शियल बैंक को वही लोन 15% पे मिल रहा है, तो ऐसे में उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो चीज पहले 10% पे मिल रही थी वही चीज 15% पे मिल रही है, तो ऐसे में उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बढ़ेंगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेंगी, जब यहां से इनको लोन महंगा मिल रहा है, भाई क्या होता है, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा ले रहे हैं, यहां से लेके वो किसको पैसे देते हैं, हम जनरल पब्लिक को। अब अगर उन्हें पीछे से पैसा महंगा मिल रहा है तो आगे वो भी तो महंगा ही करेंगे ना। अब जैसे कोई दुकानदार है, अगर उसे पीछे से रॉ मटेरियल महंगा मिलता है तो वो आगे भी उस सामान को महंगा ही बेचेगा ना। तो बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही होता है कि जब उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है तो कमर्शियल बैंक्स भी अपने लेंडिंग रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जिस रेट पे हम लोग कमर्शियल बैंक से जाकर पैसा उधार लेते हैं वो भी क्या कर देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उनको सेंट्रल बैंक को अब ज्यादा पैसा यानी कि आरबीआई को ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो लोन्स हैं कमर्शियल बैंक से वो पब्लिक के लिए महंगे पड़ेंगे, मतलब उनको कॉस्टली, डियरर कहेंगे हम इसे, कि उनके लिए कमर्शियल बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा। तो ऐसे में जो बोरोवर्स होंगे वो अपना लोन लेना कम करेंगे। जब लोन सस्ते हो रहे होते हैं ना तो हर कोई लाइन लगा के पहुंच जाता है कि ठीक है ना, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, ले लेते हैं, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। बट वहीं पर जब उन्हें दिखेगा कि यार लोन तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं, तो वो फिर सिर्फ लिमिटेड चीजों के लिए लोन लेना शुरू करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, डिस्करेज होंगे वो बोरोवर्स टू टेक द लोन्स, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट के अंदर हम लोगों से पैसा छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम्हारी जेब में पैसा होगा तुम उतना ही खर्च करोगे, और जितना तुम खर्च करोगे उतना ही तुम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को इंक्रीज करोगे। तो जब हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन लग रहा है, हमें उसे कंट्रोल करना है, तो हमने भैया अपने रेट बढ़ा दिए। अब जब रेट बढ़ गए तो सीधी सी बात है तुम लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है उस सामान को खरीदना। और जब तुम्हें महंगा पड़ेगा, अरे यार लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के आए हो तुम 11th क्लास में, क्या पढ़ा था, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस ना। तो यहाँ भी तो यही हुआ कि यहाँ पे जब तुम्हारे लिए रेट्स हाई हो गए तो तुमने लोन्स की डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। और जब लोन की डिमांड कम हो गई, तुम्हारे पास पैसा कम आ रहा है, तो तुम खर्चा कम करोगे, खर्चा कम करोगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही चीज अगर मैं डिफ्लेशन के लिए कहूं तो रिवर्स, डिफ्लेशन के टाइम पे वो रेट्स को कम कर देंगे, रेट को कम कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। आपने 15% से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया तो सस्ता हो गया, तुमने सस्ता कर दिया, पीछे से सामान सस्ता मिल रहा है तो हम भी सस्ता कर देंगे। अब जब लोन सस्ते होंगे तो लोग आ जाएंगे भर भर के फिर से लोन लेने के लिए, तो इससे क्या होगा, लोन्स लेने ज्यादा हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज। तो एक इफेक्ट याद कर लो, उसका रिवर्स तो अपने आप याद हो जाएगा। तो बेसिकली हम तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है क्रेडिट को। तो जब भी क्रेडिट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन ही होता है, तो यहाँ पे जितने भी इफेक्ट आप पढ़ रहे हो ये इन्फ्लेशन के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट अब आता है रिवर्स रेपो रेट। भाई आपने ये पढ़ा कि रेपो रेट क्या होता है कि जब एक सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता होगा, रिवर्स गाड़ी भगा दो।
अब हमारा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को पैसा दे रहा है, हमारे कमर्शियल बैंक दे रहे हैं आरबीआई को पैसा। अब आरबीआई को भी पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने एक स्कीम चला रखी है कि अब क्या होता है ना भैया, सेंट्रल बैंक को तो चाहिए कि आरबीआई को चाहिए कि कमर्शियल बैंक अपना पैसा हमारे पास रखवाएं, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है क्रेडिट को। हम बैंक रेट रेपो रेट चलो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो उनके सामने एक लुभावना ऑफर रखते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्सेस मनी है, तो एक काम करो, आप उसे हमारे पास आकर डिपॉजिट कर दो और हम उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे। रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब होता है, वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस मनी, अपना एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल बैंक के पास जमा कराते हैं और बदले में इंटरेस्ट पाते हैं। तो यहां पर जब कमर्शियल बैंक्स को दिखेगा कि सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया है, तो ये एनकरेज करेगा कमर्शियल बैंक को कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा पब्लिक को ना देकर आरबीआई में अपने सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करे। क्यों? क्योंकि यहां से उन्हें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, तो यहां पर ये उनको एनकरेज करेगा कि चलो डिपॉजिट ज्यादा करो सेंट्रल बैंक के पास। तो फिर से कमर्शियल बैंक के पास से पैसा किसके पास आ गया है, आरबीआई, हमारे सेंट्रल बैंक के पास आ गया। तो जब अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचा, कम बचेगा तो वो लोन्स कम देंगे, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, बैंक रेट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट रेपो रेट का मतलब है जहां पर कमर्शियल बैंक उधार लेता है सेंट्रल बैंक से पैसा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है जहां पर कमर्शियल बैंक एक्स्ट्रा पैसा जमा कराते हैं सेंट्रल बैंक में। ठीक है जी, दोनों को ही इंक्रीज करते हैं टू कंट्रोल द क्रेडिट। तीसरा है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, भाई एक मार्केट है, हमने एक मार्केट खोल दिया, अब मार्केट में सामान खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप अपने मन में मुझे जवाब दे देना, मुझे सुनाई दे जाएगा। अगर मुझे किसी की जेब से पैसा निकालना है तो मुझे उसे सामान बेचना होगा या उसे सामान खरीदना होगा? जवाब मिल गया मुझे, बिल्कुल सही, मुझे उसको सामान बेचना होगा, क्योंकि भाई जब हम उसे सामान बेचेंगे तभी तो बदले में हमारे पास पैसा आएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यही कहता है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो खड़ा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर, कमर्शियल बैंक से, पब्लिक से, कि हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो। तो जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेंगे पब्लिक और कमर्शियल बैंक, मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, और सेल करेगा तो क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो फिर से कमर्शियल बैंक और पब्लिक के पास पैसा कम बचेगा, कम बचेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात हमें यही समझनी है कि मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है। तो देखो जरा, यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द कमर्शियल बैंक। अब सिर्फ सेल नहीं, बाय भी होती है, बट बाय कब होगा, सिंपल सी बात है, बाय हम तब करेंगे जब हमें उन्हें पैसा देना होगा। तो ये डिफ्लेशन की कंडीशन होती है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटीज को। तो जब आप सिक्योरिटीज को बेचोगे तो कमर्शियल बैंक का जो खुद का रिजर्व होगा वो कम हो जाएगा। खुद का रिजर्व कौन सा, एसएलआर, जो वो अपने पास रखता है ना, तो उनके रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब उनके रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो उनकी एबिलिटी कि वो आगे क्रेडिट दे सके वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज। इसी का उल्टा हो जाएगा परचेज ऑफ सिक्योरिटीज में, कि भाई अगर आपको लग रहा है डिफ्लेशन चल रहा है, मंदा चल रहा है मार्केट में, अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं आ रही है, तो ऐसे में हम उनकी सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे जिससे उनके पास रिजर्व्स बढ़ जाएं। रिजर्व्स बढ़ेंगे तो उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दे पाएंगे, क्रेडिट दे पाएंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज। सिंपल से हमने अभी सिर्फ तीन ही फैक्टर्स पढ़े, इसके तीन ही मेजर्स पढ़े, बैंक रेट और रेपो रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक उधार लेता है पैसा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक से, लॉन्ग टर्म के लिए लेता है तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए लेता है तो रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखवाता है और बदले में इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे बैंक रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इसको इंक्रीज कर दिया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा तरीका है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। तो अभी हमने तीन मेजर्स पढ़ चुके हैं हम इसके, अब लास्ट इसके दो मेजर्स हम और पढ़ लेते हैं। सो बच्चों, हमारा जो फोर्थ मेजर है वो है सीआरआर और एसएलआर, और हम बहुत ही डिटेल में सीआरआर और एसएलआर को समझ चुके हैं। जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ एलआरआर आपको पढ़ाया था, लीगल रिजर्व रेशो की, जिसके दो पार्ट्स होते हैं सीआरआर और एसएलआर, याद करो मेरे एग्जाम्पल,
कि यहाँ पर मिस्टर स्मार्ट रिजर्व बनाते थे दो तरीके से। एक, उन्होंने अपनी गुल्लक पकड़ाई थी अपने दादाजी को कि दादाजी मैं अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा रिजर्व की तरह रखता हूं, तो उसमें से भी मैंने क्या किया है, मैंने 2000 का रिजर्व बनाया था, 1500 रुपए आप अपने पास रख लो अपनी गुल्लक में, 500 रुपए की गुल्लक में अपने पास रखता हूं कि अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उस पैसे का इस्तेमाल कर लूंगा। तो यहाँ पर ये सीआरआर और एसएलआर वही है कि जहां पर कमर्शियल बैंक के ऊपर ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके ऑब्लिगेशन है कि उनको रिजर्व्स बनाने होते हैं अपने टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का। तो क्या होते हैं सीआरआर और एसएलआर कि यहाँ पर हर कमर्शियल बैंक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि उन्हें रिजर्व बनाने हैं। किसका रिजर्व बनाना है कि उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट से जो टाइम डिपॉजिट आती हैं उसका एक परसेंटेज उन्हें एज अ रिजर्व रखवाना पड़ता है साइड में, जिसमें से भी वो कुछ पार्ट अपने सेंट्रल बैंक को देते हैं यानी कि आरबीआई को देते हैं और कुछ पार्ट वो अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ पे बच्चे वो जिस रिजर्व को अपने पास रखते हैं उसे बोलते हैं एसएलआर, जो कि लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में वो अपने पास एज अ रिजर्व बचा कर रखते हैं। और जिस रिजर्व को वो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास जाके जमा कराते हैं उसे बोलते हैं सीआरआर। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करता है कि जब उसको कंट्रोल करना है क्रेडिट को तो वो सीआरआर और एसएलआर दोनों को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्ट अपने डिपॉजिट का सेव करो, यानी कि आप लोन के पर्पस के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल कम करो। अब सपोज करो कि किसी कमर्शियल बैंक के पास 10 लाख रुपए हैं और 20% एलआरआर है, यानी कि 20% आपको एज अ डिपॉजिट रखना होता है। तो 10 लाख का 20% हुआ 2 लाख रुपए, तो आपके पास 8 लाख रुपए थे यूज करने के लिए। वहीं पे बैंक ने क्या किया, इंक्रीज कर दी आपकी एलआरआर और बढ़ा के उसको कर दिया 30%। तो इसका मतलब है अब आपको 10 लाख का कितना परसेंट रखना पड़ेगा, 3 लाख रुपए रिजर्व रखना पड़ेगा। तो अब आपके पास कितना पैसा बचा, 7 लाख। इसका मतलब आपके हाथ में पैसा कम बचा टू लेंड दिस अमाउंट टू द पब्लिक। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे सेंट्रल बैंक ने यही किया कि वो इन दोनों रिजर्व्स को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे कि उनके पास जो एक्सेस रिजर्व है वो रिड्यूस हो जाए। और जब रिजर्व कम हो जाएंगे तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएट करने की पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जैसे वो रिड्यूस होगी तो मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाएगी। तो बस कुछ इस तरीके से अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू एक सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब याद है मैंने एग्जांपल में बताया था कि दो तरीके थे पेरेंट्स के पास अपने बच्चे को सुधारने के लिए। तो एक तरीके में तो आपके ऊपर फर्क पड़ा कि आपकी जेब से पैसा ही निकाल लिया गया, आपके पास ज्यादा पैसा छोड़ा ही नहीं उन्होंने। कि सपोज करो आपके पेरेंट्स आपको अपना डेबिट कार्ड पकड़ाते हैं, तो पहले वो उस डेबिट कार्ड के अंदर 1000 रुपए डाल के दिया करते थे, अब वो तुम्हें डाल के ही 600 रुपए देते हैं कि तुम्हारे पास 600 रुपए हैं खर्च करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर मॉनेटरी टर्म्स में एक इफेक्ट पड़ा। तो जितने भी आपने क्वांटिटेटिव मेजर्स देखे आपने सब में देखा कि हमने कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा छोड़ा ताकि वो आगे ज्यादा पैसा लेंड ना कर सके। अब यहां पर हम एक समरी पढ़ लेते हैं कि हमने जितने भी क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़े उसका क्या इफेक्ट रहा। तो हमारे पास ये मेजर्स थे 1, 2, 3, 4, कहने को 6 हैं, आप 6 पॉइंट्स बना सकते हैं, बट मैंने आपके लिए इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया है। जो बैंक रेट और रेपो रेट है, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट। कितनी बार बोल दिया है, याद हो जाना चाहिए, अब तो याद हो भी गया होगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे यानी कि जब आपको क्रेडिट को कंट्रोल करना है, जब आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो आप इसे इंक्रीज करेंगे। बट अगर आप क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा अलाउड करना चाहते हो, आप मनी सप्लाई इंक्रीज करना चाहते हो, तो ऐसे में डिफ्लेशन के टाइम पे आप इसे डिक्रीज कर देंगे। सीआरआर और एसएलआर मतलब वही हमारे रिजर्व, एक रिजर्व जो सीआरआर है हमें सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है, एक रिजर्व जो एसएलआर है वो हमें अपने पास रखना है अपनी जरूरतों के लिए। तो ऐसे में इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे इसको कम कर दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट, जहां पर कमर्शियल बैंक अपनी एक्सेस मनी सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कर देते हैं, तो ऐसे में बैंक्स को एनकरेज करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रखवाएं, तो इन्फ्लेशन के टाइम पे उनके हाथ से पैसा खींचने के लिए हम इसे बढ़ा देते हैं और डिफ्लेशन के टाइम पे हम इसे कम कर देते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है ओपन मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर लोगों के हाथ से पैसा खींचने के लिए इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज बेची जाती हैं और डिफ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं। बच्चे ऐसा समझाया है कि माइंड में फिट हो गया होगा और याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने चीजों को रिपीट किया और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी कि इस चैप्टर में तो पढ़ ही रहे हो, अभी यूनिट 3 आने वाली है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम डिट्टो जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल वही वहां पे जाके आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है बाय दीज मेजर्स। ठीक है, तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पढ़ लिया है, वहां पे तो सिर्फ रिवाइज करेंगे।
ठीक है बच्चे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं क्वालिटेटिव मेजर्स। सो बच्चों अब पढ़ते हैं लास्ट क्वालिटेटिव मेजर्स। हमारे पास ये जो क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि फादर ने अपने बेटे को सुधारने के लिए एक तरफ तो क्या किया, उनके डेबिट कार्ड में सिर्फ 600 रुपए डाले ताकि उसके अपने आप ही जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कंट्रोल हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि भैया बैठ के समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, घर की परिस्थितियों को देखो, समझो, मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे पास इनकम इतनी नहीं है, तो तुम्हें अपना हाथ रोक कर चलना चाहिए। या एक तो ये था कि पैसे ही कम डाल दो। दूसरा क्या किया उन्होंने कि उन्होंने पहले आपको एक समझा दिया कि यार देखो इतने पैसे आप इस जगह पर इस्तेमाल करोगे, इतना पैसा इस जगह के लिए इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके से बस वो आपको बैठ के समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो आपकी जेब से पैसा नहीं निकाल रहे, पैसा आपको उतना ही दे रहे हैं, बस वो आपको समझा रहे हैं कि देखो ऐसा आपको करना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से होते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स, जो कि आपके पास है 3 फॉर्म्स में, जिसमें सबसे पहला है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि जहां पर सेंट्रल बैंक अपने कमर्शियल बैंक को, यानी कि जहां पर फादर साहब अपने बच्चों को सिर्फ समझा रहे हैं, उनके ऊपर एक परसुएशन यानी कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक प्रेशर बना रहे हैं उनके ऊपर। अब ये प्रेशर इमोशनल भी हो जाता है उनका कई बार, तो यहाँ पर एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई आपको जिस तरीके से पॉलिसी समझाई जा रही है, हम 2 तरीके की पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिजिड और लिबरल। रिजिड का मतलब है जहां पर हम आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ज्यादा क्रेडिट अलाउड मत करो, ज्यादा क्रेडिट मत बांटो, ज्यादा लेंडिंग मत करो। और जहां पर हम लिबरल पॉलिसी का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, खुला पैसा खर्च करो। तो यहां पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सिर्फ समझा रहा है, प्रेशराइज कर रहा है टू एक्ट इन अ मैनर इन लाइन ऑफ पॉलिसी, कि आपके लिए हमने कुछ पॉलिसी सेट करी है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही देखो आपको चलना होगा। और ये कैसे करते हैं, वो डिस्कशंस के थ्रू करते हैं, कुछ लेटर्स देते हैं, कुछ स्पीचेस के थ्रू ये सारी बातें उनको समझाई जाती हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को कि भैया जब आपको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, मनी सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है हमारी मार्केट के अंदर, तो कंट्रोल करो क्रेडिट को, ठीक है। और अगर वहीं पर उसे डिफ्लेशन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है कि मनी सप्लाई नहीं है हमारी मार्केट के अंदर, तो ऐसे में वो एडवाइस करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट अलाउड कर सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया देखो इस तरीके से है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो आपको कहा जा रहा है कि कम क्रेडिट अलाउड कीजिए आप। और जहां पर डिफ्लेशन की कंडीशन दिख रही है, मंदा दिख रहा है, मार्केट में पैसे देने की जरूरत है, तो वहां दो, भर भर के दो पैसा। सेकेंड है हमारे पास क्रेडिट राशनिंग और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अब राशनिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? राशनिंग का मतलब होता है कि जहां पर हम चाहते हैं कि सभी को भरपेट खाना मिले। अब जब हमारे घर में राशन आता है तो वो सबके लिए आता है ना, यार देखो सबको मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। ये बिग बॉस वगैरह आजकल चलता है, उसको देखते हो ना कि बिग बॉस में क्या आता है, राशन आता है, राशनिंग होती है। राशनिंग का मतलब क्या होता है कि जब बिग बॉस की तरफ से राशन आता है तो वो लोगों में बांटा जाता है कि भाई सबको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई एक तो बहुत ज्यादा राशन खा रहा है, कम खा रहा है। और जब ऐसा कम ज्यादा होता है तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है ना। तो हमारे सेंट्रल बैंक को ये देखना होता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सेक्टर है, हमारे पास हेल्थ सर्विसेज हमें प्रोवाइड करानी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप एक ही जगह पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। आपने जो क्रेडिट लोन यानी कि बांटने शुरू करे तो आप एक ही चीज के लिए ज्यादा लोन बांट रहे हो। आप होम लोन्स दे रहे हो, आप कार लोन्स दे रहे हो, आप पर्सनल लोन दे रहे हो, आप एजुकेशन लोन दे रहे हो, आप मैरिज लोन्स दे रहे हो। तो ऐसे में पहले देखो कि आपके लिए प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं। भाई अगर आप लग्जरीज लोन्स ज्यादा बांट रहे हो, आप होम कार लोन्स ये ज्यादा बांट रहे हो, तो ये गलत है। वहीं पे आप एजुकेशनल लोन्स या एक बार को मैं कहूं मैरिज लोन्स आप कम दे रहे हो, तो ये गलत है। इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक क्या करता है, आपसे कहता है कि भैया राशनिंग करो। वो आपको डायरेक्ट करता है टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर द सर्टेन पर्पसेस। वो आपको लिस्ट बना के दे देगा कि देखो इन एरियाज में आप लोन ज्यादा दो और इन एरियाज में आपको लोन कम देना होगा। तो जो भी उनके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स या एरियाज होते होंगे, वो वहां पर कहते होंगे कि ज्यादा क्रेडिट देना है आपको। और जो उनको लगता है कि यार ठीक है ये भी वेल डेवलप्ड चल रहा है, इसको कम भी देंगे तो चलेगा, तो उसके लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्रेडिट्स को। तो यहां पर जब भी कंट्रोल करना होता है क्रेडिट को, तो सेंट्रल बैंक उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर यूज करते हैं रिजिड पॉलिसी, जहां पर वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं द ग्रांट ऑफ क्रेडिट। बट वहीं पे जब वो चाहते हैं कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी सेक्टर्स को लोन बांट सकते हो, जितना चाहो उतना बांट सकते हो, तो तब वो वहां पे लिबरल पॉलिसी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार हम जब कमर्शियल बैंक से पैसा लेने के लिए जाते हैं तो बदले में वो हमसे कुछ सिक्योरिटी डिमांड करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि बदले में आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि कमर्शियल बैंक ने हमें लोन प्रोवाइड करना है 2 लाख रुपए का। अब वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए के बदले में आपको 2,40,000 की सिक्योरिटी हमें देनी होगी। कितने की मांग रहे हैं? 2,40,000। कितने की मांग रहे हैं? 2,40,000। मतलब कि 2 लाख के लोन के बदले में 2,40,000 की सिक्योरिटी, विच मीन्स कि 40,000 रुपीज। कितना डिफरेंस है? 40,000 रुपीज का, यानी कि 40,000 रुपए हमसे एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। सो दिस इज द मार्जिन, यानी कि वो लोन अमाउंट का 40%, 20% हमसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये मार्जिन इंक्रीज हो गया, कल को वो हमसे कहते हैं कि आपको 2 लाख के बदले में 2,60,000 की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, इसका मतलब वो मुझसे 30% मांग रहे हैं अब यहाँ पर। तो क्या एक बोरोवर जब ये रिक्वायरमेंट बढ़ती होगी तो ज्यादा लोन लेना पसंद करेगा? मजबूरी में ही लेगा। वो सिर्फ तभी लोन लेगा जब उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर एक और तरीका ये सेंट्रल बैंक का कि अगर कभी उन्हें क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स के थ्रू ये काम करवाते हैं कि वो मार्जिन को इंक्रीज कर देते हैं। मार्जिन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, कि आपसे जो सिक्योरिटी मांगी जाएगी वो लोन अमाउंट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है? अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लोन्स हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, और कॉस्टली हो जाने की वजह से अपने आप जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और इसका अपोजिट चलता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई के अंदर। तो बस यही है हमारे 3 क्वालिटेटिव मेजर्स। तो यही थे हमारे 3 क्वालिटेटिव मेजर्स, जहां पर मॉरल सुएशन जस्ट एक एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, समझाया जा रहा है बिठा के, आपको लेटर्स दिए जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है कि भैया इन्फ्लेशन है, कंट्रोल करो क्रेडिट को, ज्यादा क्रेडिट मत दो। दूसरे में उन्होंने आपके लिए लिमिट सेट कर दी है हर एरियाज के लिए कि इस एरिया में इतना % लोन जाएगा, इस एरिया में इतना % लोन जाएगा। आपको पहले से उन्होंने डायरेक्शंस दे दिए हैं, या डायरेक्शंस है। यहाँ पर उन्होंने आपके साथ क्या किया? इनडायरेक्टली काम किया कि भैया मार्जिनल रिक्वायरमेंट हम बढ़ा रहे हैं, अब आपको सिक्योरिटीज ज्यादा ऑफर, सिक्योरिटीज ज्यादा मार्केट वैल्यू की आपको देनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से भी यहाँ पर क्रेडिट्स को कंट्रोल किया जाता है। तो ये था हमारे सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का लास्ट फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जिसकी हेल्प से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। एंड आई होप आपको ये लास्ट फंक्शन बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज विद ड्यू इंपॉर्टेंस इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा, खुद अपने आप रीडिंग करिएगा बुक की कि क्या क्या एक एक लाइन लिखी हुई है, बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज इसी के साथ हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग हुई है कंप्लीट। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।